यहाँ पर हेलमुट और एल्गा ह्यूमन फॉर्म देख रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। और तभी एक आदमी एक लकड़ी ले जाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर एक दूसरा आदमी आकर उसे काम ठीक से ना करने के लिए पीटने लगता है। तो हेलमुट एल्गा से पूछता है, ऐसा लगता है कि उसे चोट लगी है, लेकिन वह उसे मार क्यों रहा है? एल्गा कहती है, क्योंकि वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तभी हेलमेट कुछ नोटिस करता है, जहाँ पर एक आदमी कुछ लड़कियों से कह रहा होता है, तुम लोग क्या देख रही हो, जल्दी अंदर जाओ। पर यहाँ पर हेलमेट को कुछ अजीब लगता है और वह एल्गा से पूछता है कि वह क्या है। वह मेरे जैसे ही हैं, लेकिन अलग हैं। तब एल्गा कहती है, क्या तुम उन फीमेल इंसानों की बात कर रहे हो? हेलमेट पूछता है, वे अंदर जा रही हैं, जबकि बाहर अभी उजाला है। तो एल्गा बताती है कि वो लड़कियां फूड हैं, हालांकि वे इंसान ही हैं, पर वे तुम्हारे से अलग जेंडर के हैं। तुम इसे मेल और फीमेल में अलग अलग कर सकते हो। और बताती है कि नाओ फीमेल ह्यूमन का मांस खाना पसंद करती है, क्योंकि उनमें ज्यादा मसल नहीं होती हैं और वे मुलायम होती हैं। अगर वो छोटी होंगी तो उनमें कुछ खाने के लिए नहीं होगा, इसलिए वह उन्हें अभी बड़ा कर रहे हैं। फीमेल इंसान नाव के लिए खाना होती हैं और मेल स्लेव हैं, जो इस जगह को मेंटेन करते हैं। और हेलमेट को पता चलता है कि इसीलिए यह एक ह्यूमन फॉर्म है। नाहो इसे प्रोटेक्ट करती है और इंसान ही इसे चलाते हैं। और उनमें जो गंजा बंदा होता है वो है लीडर। और एल्गा बताती है कि पता नहीं कैसे, पर वह जो भी इंसान इस जंगल में छोड़े जाते हैं उन्हें ढूंढ लेता है। अगर तुम अनलकी होते तो तुम भी उनमें से एक होते। हेलमेट कहता है कि मैं समझ गया, पर तुमने मेरे साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया, ऐसा क्यों? वह कहती है कि उसके ऐसे कोई शौक नहीं है। तभी एल्गा नोटिस करती है कि ये लोग इंसानों को इकट्ठा कर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि नाहो आने वाली है। और वह हेलमेट को वापस चलने के लिए कहती है, पर तभी उसे एक डेमोनिक एनर्जी फील होती है और हम एक विशाल दो सिर वाले सांप को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, देखो तो कौन आया है यहाँ। एल्गा तुरंत हेलमेट को पीछे कर देती है और एल्गा कहती है, तो तुम सो नहीं रहे थे? अब भाई हेलमेट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील कर रहा होता है। तभी नाहो पूछता है, क्या यही वह बच्चा है जिसे तुम बड़ा कर रही थी? मेल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं अगर उन्हें यंग एज में खाएं। और यह कहकर वह हंसता है और कहता है कि कैसा रहेगा जो तुम मुझे उसका एक बाइट लेने दो। एल्गा कहती है, वैसे तुम मेल ह्यूमन को नहीं खाती, उसका टेस्ट तुम्हारे पसंद का नहीं होगा। तभी वह हेलमेट के पास पहुंच जाता है और उसे डेरेन की स्मेल आती है। तो वह पूछता है, तुम्हारा डेरेन के साथ क्या संबंध है? हेलमेट यहाँ पर डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। तभी तुरंत एल्गा हमला करके उसे पीछे कर देती है और कहती है, तुम कमीने, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना गंदा चेहरा कहाँ ले जा रहे हो? नाहो यहाँ हंसते हुए बोलता है, अरे इतना गुस्सा मत करो, क्या तुम्हें पता है मैं एक शांति पसंद हूँ। मैं तो बस चेक कर रहा था, क्योंकि मुझे इसके कपड़ों से उस कमीने की महक आई थी। अभी कुछ ही साल हुए हैं उसने मेरे फॉर्म को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। ये तो स्ट्रेंज होगा कि मैं चिंतित ना हूँ। एल्गा कहती है, यह डेरेन से कोई संबंध नहीं रखता है, इसने बस उसके कपड़े चुरा कर पहन लिए हैं। नाहो कहता है, चलो तो ये तो अच्छी बात है, अगर तुम यहाँ नहीं होती तो मैं तो इसे सजा देता। तभी एल्गा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, अगर तुमने उसका एक बाल भी छुआ तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े फाड़ दूंगी। और नाहो बोलता है, अरे बाप रे, कितना डरावना था ये। और हंसता है और कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। उसके बाद वह एल्गा को वहां से चले जाने को कहकर चला जाता है और तभी हेलमेट वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद एल्गा जंगल में जाते हुए हेलमेट को बता रही होती है, क्योंकि नाहो ने तुम्हें देख लिया है तो अब से तुम्हें अकेले नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें उस इंसान के साथ रहना चाहिए। वैसे तो नाहो मेरे से डरता है तो वह यहाँ नहीं आएगा, लेकिन हम पूरी तरीके से श्योर नहीं कह सकते। हेलमेट कहता है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे और डेरेन जितना स्ट्रोंग हो सकता हूँ? क्या यह मुश्किल होने वाला है? तब एल्गा कहती है, वह इंसान स्ट्रोंग है, मैं नहीं जानती वह कितना स्ट्रोंग है, लेकिन वह एक ऐसे लेवल पर है जिसे ज्यादातर नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। हेलमेट हैरानी में कहता है, अपनी पूरी जिंदगी?
एल्गा कहती है, यह आसान नहीं होगा। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे करते हो। अगर तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो, अगर तुम सच में इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो, तब तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। तभी एल्गा हेलमेट को बोलती है कि वह इंसान यहाँ आ रहा है, तो अब मैं चलती हूँ। तभी डेरन वहां आ रहा होता है और एल्गा वहां से चली जाती है। डेरन कहता है, लगता है तुम उस तेंदुए के साथ किसी ट्रिप से आ रहे हो। और कहता है, सूरज ढल रहा है, चलो अब घर चलें। और वह घर की ओर चल देते हैं। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हेलमेट का पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वह कहता है, मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है मैं सच में मर जाऊंगा। हमें पता चलता है कि डेरन ने कल हेलमेट को कुछ हर्ब खाने के लिए दिए थे और कहा था कि इसे हर दिन सोने से पहले खाना। और हेलमेट पूछता है, यह क्या है? डेरन बताता है, एक जहरीला हर्ब है। और हेलमेट शिकायत करता है कि क्या तुम मुझे जहर खाने के लिए कह रहे हो? और डेरन उसे मारकर पीछे कर देता है, कहते हुए कि शिकायत करना बंद करो और इसे खाओ। यह तुम्हें सीड ऑफ डार्कनेस की पावर को सरपास करने में मदद करेगा। अब आते हैं हम प्रेजेंट में, जहाँ पर हेलमेट बोल रहा होता है कि यह जहर हो सकता है, लेकिन तुमने मुझे यह नहीं बताया था कि यह इतना ज्यादा दर्द करेगा। और चिल्लाता है कि तुम मुझे यह क्या खिला रहे हो डेरेन। और हम देखते हैं डेरेन एक क्लिफ पर खड़ा होता है और वह सोच रहा होता है कि अभी उसके पास कितना समय बचा हुआ है। सोचता है, 5 साल नहीं, लगभग 4 साल। अब सुबह में हेलमेट अपनी ट्रेनिंग काफी लगन के साथ कर रहा होता है और देखकर लग रहा होता है कि वो अपनी ट्रेनिंग को काफी एंजॉय कर रहा है। तभी डेरन आकर कहता है, अब तुम तलवार चलाना एंजॉय करने लगे हो। हेलमेट बताता है कि आजकल मेरा शरीर काफी हल्का फील होने लगा है और मेरी नजर भी क्लियर लगती है। क्या यह जहरीले हर्ब की वजह से है? डेरन कहता है, यह डेमोनिक सोइल का असर होगा। क्या यह अब दर्द नहीं करता? हेलमेट कहता है, नहीं, यह कुछ ऐसा है जैसे सुबह की ताजगी का एहसास। डेरन कहता है, अच्छा तो ऐसा है। तुम्हें डेमोनिक सोइल का इस्तेमाल करते हुए कुछ महीने हो गए हैं, अब लगता है कि समय हो गया है। और कहता है, हेलमेट, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें वाइस के बारे में क्या कहा था? तुम शक्ति को देख नहीं सकते और इसीलिए तुम इसे जितना चाहे इकट्ठा कर सकते हो। और अगर तुम्हारा शरीर बेसिक लेवल से ऊपर नहीं है तो वाइस की ट्रेनिंग करना बेकार है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें अभी तक वाइस नहीं सिखाया था, क्योंकि अभी तक तुम उस लेवल पर नहीं थे। लेकिन अब तुम्हारी बॉडी वाइस के लिए तैयार है। अब मैं तुम्हें वाइस ट्रेन करना सिखाऊंगा। और वह हेलमेट को वाइस यूज करके दिखाता है और कहता है कि वातावरण में मौजूद एनर्जी को अपने शरीर के अंदर मेल्ट करो और इसे कंट्रोल करो। इसे तुम अपने तलवार की शेप देने की कोशिश करो और इस तरीके से तुम वॉइस को कंट्रोल कर पाओगे। वह उसे कहता है कि अब से तुम्हें ये करना है कि अपनी तलवार उठाओ और ध्यान रखना कि तुम्हें हमारे स्पार के दौरान सांस लेते रहना है। तुम प्रकृति की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे। साधारण सोचो और कंपोजर के साथ मूव करो। यह बताते हुए वह अपना अटैक हेलमेट की तरफ करता है और हेलमेट पेड़ से जा टकराता है। अब इसी तरह वह अपना स्पेयरिंग करने लगते हैं। तभी उसके एक अटैक को देखकर हेलमेट कहता है, रुको, क्या तुम मुझे सच में मारना चाहते हो? डेरन पूछता है, तुम इतनी जल्दी अपना कंपोजर कैसे खो सकते हो? मैंने तुम्हें ऐसा होना नहीं सिखाया था। तभी वह कहता है, धत तरीके, सांस लो सांस लो। और वह सांस लेने लगता है और फिर डेरन पर अटैक करता है और डेरन उसे आसानी से रोक रहा होता है। कहता है कि अपने सेंसेस को इकट्ठा करो और ज्यादा एनर्जी अंदर लो, तो तुम सारा पावर फील कर पाओगे। वह हेलमेट को पीछे धकेल देता है और बताता है कि कोई भी शुरू से ही परफेक्ट नहीं होता है। अब से तुम ऐसे ही ट्रेन करोगे। इसमें समय लगाना ठीक है। अब चलो, तुम मुझे अपनी विल दिखाओ। अब बाद का सीन देखते हैं जहाँ हेलमेट अकेले ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपने लेसन को याद करते हुए। बिना रेस्ट के मूव करते रहो, अपना फ्लो मत खो, थोड़ा और तेज। सारी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर मेल्ट करो। अब ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस से वह वॉइस यूज करना सीख जाता है। अब हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ हेलमेट अब अपने एक ही स्विंग से एक पेड़ को काटकर नीचे गिरा देता है। हेलमेट काफी बड़ा हो गया होता है और फिर सोचता है, क्या मुझे अब आज की मेरी ट्रेनिंग यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए? तभी वहां पर डेरेन आ जाता है और कहता है, 4 सालों में फाइनली अब तुम थोड़ा बेहतर हो गए हो। हेलमेट देखता है और पूछता है कि डेरेन, क्या तुम मुझे देख रहे थे? और कहता है, बेहतर? मुझे लगता है मेरे में अभी भी कमी है। चलो छोड़ो, आज एक डुएल करना कैसा रहेगा? डेरेन कहता है, उससे पहले तुम मुझे अपना वॉइस दिखाओ। हेलमेट कहता है, ना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। लास्ट टाइम मैंने ऐसा करा था और तुमने मुझे यह कहकर मना कर दिया था कि
मुझ में अभी भी कुछ कमी है, और वह उसे हेलमेट को अभी करने के लिए कहता है। हेलमेट अब अपना वॉइस कंसंट्रेट करता है और डेरन सोचता है, वह चीज मैंने पहले कही थी, लेकिन इतने कम उम्र में वॉइस को मैनिफेस्ट कर लेना, इसने बहुत ही इनक्रेडिबल ग्रोथ दिखाया है। इसके पास सीड ऑफ डार्कनेस है, लेकिन यह टैलेंटेड भी है। यह बच्चा इस दुनिया को अपने दिमाग से पलट देगा। अब यह अच्छा बने या बुरा, पर अब समय हो गया है इसे जाने देने का। अब डेरनी यहाँ पर हेलमेट को कहता है, लगता है अब समय आ गया है हेलमेट। हेलमेट कंफ्यूजन में पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या यह? डेरन कहता है, हाँ, अब तुम्हारा इस जंगल को छोड़ने का समय आ गया है। हेलमेट कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उतना स्ट्रांग हूँ अभी। तब डैरेन बताता है कि अगर तुम्हारा सीड ऑफ डार्कनेस इससे और ज्यादा बढ़ा तो तुम इस डिवाइन वेरियर को पास नहीं कर पाओगे। केवल अभी समय है। तो ध्यान से सुनो। इंसानी दुनिया दक्षिण में फॉरेस्ट ऑफ रूट के बाहर है। तुम्हें वहां पहुंचने के लिए डिवाइन वेरियर को पार करना होगा, और मैंने सुना है कि वहां पे एक ऐसी जगह है जहां यह कमजोर है। इसका मतलब है कि तुम इंसानी दुनिया में वहां से पास करके पहुंच सकते हो, तुम्हारे पास सीड ऑफ डार्कनेस होने के बाद भी। थियरी के अनुसार एक इंसान जो कमजोर बैरियर को हैंडल कर सकता है वह पास कर सकता है। हेलमेट पूछता है, कहाँ है यह? पर डेरन कहता है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पर कोई है जिसने किया है, और वह बताता है, यहाँ दो सिर वाले सांप के टेरिटोरी में एक इंसानी गांव है। गांव का चीफ जानता है, और वह कहता है कि वह तेंदुआ जानती है कि वह गांव कहाँ है। तो हेलमेट सोचता है, दो सिर वाला सांप मतलब ना हो, और एरुगो ही है वो जो उस गांव में इंसानों को हैंडल करता है। तो यह वही है, और वह उसे अंततः बताता है, तुम इंसानी दुनिया में अनगिनत चीजें एक्सपीरियंस करोगे। तुम्हारे लिए जो कि केवल जंगलों में ही रहा है, बाहर की दुनिया एक्साइटिंग और मनोरंजक लग सकती है, लेकिन विनाश हमेशा बिना किसी आवाज के आता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम सतर्क रहकर रोक सकते हो, और यह टाला भी नहीं जा सकता है। जब वह समय आएगा, तुम पावरलेस और बहुत सारा दर्द फील करोगे। तुम फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करोगे और गायब हो जाओगे, या फिर तुम अंधकार में चले जाओगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मत खोना। यही सब था जो मुझे तुम्हें कहना था। क्या तुम्हारा कोई प्रश्न है? हेलमेट एक दृढ़ निश्चय करते हुए कहता है, तुमने कहा कि तुम्हारा मेरे साथ आने का कोई इरादा नहीं है ना? डेरन थोड़ा खांसता है और कहता है, हाँ। डेरेन अब तक बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, और उसकी आंखें भी अंदर धंस चुकी होती हैं। डेरेन यहाँ से कहते हुए जाने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो मैं थोड़ी नींद लेने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हें कुछ देना है, तो सुबह वापस आना। मैं इतने समय बाद थोड़ा समय अकेले बिताना चाहता हूँ। हेलमेट वहीं खड़ा रहकर उसे जाते हुए देखता रह जाता है। रात के समय हम हेलमेट को देखते हैं, जो कि नदी के किनारे सिर झुकाए हुए बैठा होता है और थोड़ा परेशान सा दिखाई दे रहा होता है। तभी वहां उसके पीछे एल्गा आ जाती है। एल्गा कहती है, तुम एक्साइटेड नहीं दिखाई दे रहे हो, क्या यह कल ही नहीं है? हेलमेट कहता है, हाँ, मैं आखिरकार यह जगह छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उलझा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा क्यों फील हो रहा है। एल्गा थोड़ी देर शांत रहती है और फिर कहती है, यह सबूत है कि तुम धीरे धीरे इंसान बन रहे हो। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ हेलमेट एल्गा के साथ डेरन के पास आया होता है, और वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। हेलमेट डेरन को नीचे बैठे हुए देखता है, जिसकी सांसें अब पूरी तरीके से रुक गई होती हैं। डेरन ने हेलमेट के लिए कुछ सामान रख रखा होता है, और साथ में अपनी तलवार भी वह उसके लिए रख रखा था। वह डेरन को बुलाता है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता है। और फिर वह कहता है, मुझे एक अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन लगता है यह सच में मेरा यहाँ से जाने का समय है। और वह वहां से सामान उठा लेता है। वह डेरन को कुछ पल के लिए देखता है और फिर कहता है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। वह अब बाहर आ जाता है। तब एल्गा बोलती है, मुझे लगता है उसकी जीवन शक्ति अब अपने अंत पर पहुंच गई है। हेलमेट पूछता है, तुम जानती थी? एल्गा बताती है कि उसने मुझे कुछ समय पहले ही बताया था, और कहती है, ऐसी शकल मत बनाओ। जब भी कहीं कोई मिलता है
उसका अलग होना भी तय होता है। वह जिया और मर गया, जैसे उसकी जीवन शक्ति थी। तो तुम्हें इसके बारे में अपराध फील नहीं करना चाहिए। लगता है अब मैं तुम्हें यह दे सकती हूँ। वह हेलमेट की तरफ कुछ फेंकती है। हेलमेट उसे पकड़ के पूछता है कि यह क्या है। एल्गा बताती है कि जब तुम यहाँ छोड़ दिए गए थे तो तुमने यह पहन रखा था। इसको एक बार देखो, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के बाद इसकी जरूरत पड़ सकती है। यह प्योर गोल्ड का बना है। यह एक कीमती मेटल है। तुम अवश्य ही किसी नोबल के बच्चे होगे। और उस पर लिखा हुआ होता है, प्रकाश को अपने रास्ते में पड़ने दो, मार्गरेट ईरन। एल्गा सोचती है, क्या यह लीडर का नाम है? हेलमेट कहता है, परिवार। अवश्य ही यह मेरी माँ का नाम होगा। एल्गा कहती है, ऐसा है क्या? जब तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ तो उन्हें ढूंढना। कुछ भी हो, वह तुम्हारी मदद कर सकती हैं। वह हेलमेट को कहती है, तुम इंसानी फॉर्म जा रहे हो ना? वह कमीना ना हो, अभी सो रहा होगा। तो जब तक कोई बड़ा कमोशन ना हो, वह बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं वहां गई, तो वह मुझे महसूस कर लेगा। हेलमेट कहता है, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर सकता हूँ। और वह वहां से जाते हुए कहता है, एल्गा, लंबा जीना। और वह चला जाता है। अब नाहों के फार्म का सीन देखते हैं, जहाँ अंधेरा होता है और चारों तरफ शांति होती है। तभी वहां वह टकला एग्रो आकर अंदर जाता है और एक मोमबत्ती जलाता है। और तभी हेलमेट वहां पर आकर उसके गले पर अपना तलवार रख देता है और उसे ना हिलने को कहता है। तब वह टकला बोलता है, दत्त तेरी की, सर्दियां हमेशा ही प्रॉब्लम होती हैं। क्या चाहते हो तुम? हेलमेट पूछता है, मुझे बताओ, मैंने सुना है कि तुम फॉरेस्ट ऑफ रूट से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो। वह टकला बोलता है, तुम इतना छोटे होने के साथ सच में एक रूड बच्चे हो। मैंने सुना था डेरन ने एक डिसाइपल लिया है। क्या तुम वही हो? हेलमेट कहता है, जो मुझे जानने की जरूरत है, बस तुम वो बताओ। तभी वह टकला सुअर जैसी शक्ल बनाकर कहता है, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? हेलमेट कहता है, क्योंकि तुम मारे जाओगे अगर तुमने नहीं बताया। तब वह टकला बोलता है, अगर मैं मारा गया तो लॉर्ड नाहो अपने हाइब्रेशन से बाहर आ जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम भी मारे जाओगे। क्या तुम्हें लगता है तुम लॉर्ड नाहो से जीत पाओगे? तुम बस एक तुच्छ इंसान हो। पर हेलमेट उसकी बातों में नहीं फंसता और कहता है, यह मैटर नहीं करता है। और चेतावनी भरी टोन में बोलता है, क्या नाहो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जबकि तुम खुद मरने वाले हो। कोई भी ट्रिक यूज करने की कोशिश मत करो। फिर टकला कहता है, मैं ही अकेला पर्सन हूँ जिसे इस जंगल में से कैसे निकलना है पता है। अगर तुमने मुझे भी मार दिया तो तुम यहाँ से कैसे निकले कभी जान नहीं पाओगे। तभी हेलमेट बोलता है, कितनी बेतुकी बात है ये। मैंने सुना है कि जादूगरों को चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक पागलपन होता है। मैं वह ढूंढ ही लूंगा अगर मैं तुम्हारे घर में ढूंढता रहूं तो। मैं बस उस प्रोसेस को सिंपल बनाना चाहता हूँ। फिर वह टकला बोलता है, मुझे लगता है तुम ऐसे इंसान नहीं हो जिससे जीता जा सकता है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा इस जंगल से बाहर कैसे निकलना है। और फिर वह टकला हेलमेट को बेसमेंट में ले जाता है। वहां पहुंचकर वह टकला उसका नाम पूछता है, लेकिन हेलमेट कहता है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। टकला बोलता है, चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये तरीका जो मैंने ढूंढा है बस एक थियरी है। किसी ने भी इसे कभी ट्राई नहीं किया है या कभी ट्राई करने की योग्यता नहीं रही है। अभी जो तुम यह कर रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है। यह डेरेन के लिए संभव हो सकता था, लेकिन जैसे तुम यहाँ हो, इसका मतलब है कि उसका यह जगह छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। और वह हेलमेट को देखता है और समझ जाता है और कहता है, क्या हुआ? और फिर सुअर वाली स्माइल के साथ कहता है, अरे कोई जवाब नहीं, तब वह जरूर मर गया होगा। और वह एक किताब निकालता है। हेलमेट कहता है, वह मुझे दे दो। और वह टकला उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारा मेरा उत्तराधिकारी बनने का क्या ख्याल है? तुम इस जगह पर भी रह सकते हो। हेलमेट कहता है, क्या बकवास है ये? पर टकला बोलता है, तुम इसके लायक हो, क्योंकि तुम डेरन के डिसाइपल हो। यहाँ के सारे लोग बहुत कमजोर हैं। मैं तुम्हें यहाँ की सारी चीजें दूंगा। हेलमेट उसके गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है, तुम्हारे पास जो है मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जीऊंगा और यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा।
चुप हो जाओ और बस वह मुझे दे दो। और उसे वह किताब दे देता है। हेलमेट उसे खोलकर देखता है। टकला बताता है कि इस किताब के हिसाब से इस जंगल के दक्षिणी छोर पर एक बहुत बड़ा पानी का झरना है। पानी और डेमोनिक एनर्जी एक ही समय पर डिवाइन बैरियर को कमजोर करते हैं। अगर तुम खुद को वहां पर फेंक दो तो हो सकता है तुम डिवाइन बैरियर को पार कर लो। लेकिन हाँ, यह कमजोर जरूर है। लेकिन वह डिवाइन बैरियर जो इस जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है, बहुत ही हाई लेवल का है। कोई भी जिसके पास थोड़ा सा भी डेमोनिक एनर्जी है, इसको पार करेगा तो वह राख बन जाएगा। हेलमेट अपनी तलवार रख लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। और याद करते हुए सोचता है, वैसे मैं इसे पसंद नहीं करता, लेकिन डेरन की बात याद करता है, जिंदगी को आसान मत समझना, क्योंकि तुम भी केवल उस तेंदुए की दया की वजह से ही जिंदा हो। यही सिखाया था डेरन ने मेरे को। और वह टकले को एक घूंसा मारकर गिरा देता है। फिर उसे एक रस्सी से बांध देता है और जाने से पहले उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर में आजाद हो जाओगे। अब से कोई भी बुरी चीज मत करना। पर वह टकला उसे चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस जंगल से जिंदा वापस निकल जाओगे? पर हेलमेट मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल। और वह वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर यह टकला सुअर जैसी शक्ल बनाने लगता है और कहता है, उस बच्चे की इतनी हिम्मत, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हारे उस भरोसे को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। और अब वह अपने सुअर जैसे शक्ल को और ज्यादा सुअर बनाते हुए नाहो को बुलाने लगता है। तभी नाहो वहां की जमीन तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है और पूछता है, टकले, तुमने मुझे किसी फालतू चीज के लिए नहीं जगाया होगा। तभी टकला बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह बहुत बड़ा मैटर है। डेरन मर चुका है और उसका डिसाइपल अभी यहाँ पर है। अब नाहो यह सुनकर हंसता है। अब मैं समझा, यह परफेक्ट मौका है उन आंख के काटे के निशानों को मिटाने का। और वह तेजी से वहां से यह कहकर चला जाता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। तब यह टकला यहाँ कहता है, कमीने बच्चे, क्या तुझे सच में लगा था तू मेरे साथ ऐसा करके बिना किसी खरोच के भाग जाएगा? इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं है। अब तैयार रह। हेलमेट बहुत तेजी से जंगल में भाग रहा होता है और कहता है, दत्त यार, मुझे उसे मार देना चाहिए था। यहाँ पर सारे डेमोनिक बीस्ट भी हेलमेट के साथ बहुत तेजी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। और हेलमेट कहता है कि ये सारे डेमोनिक बीस्ट बिना मेरी तरफ एक भी नजर देखे भाग रहे हैं। ये सारे बहुत डरे हुए हैं। इसका मतलब है कि और तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग डेमोनिक एनर्जी महसूस होती है। वह कहता है, अब मुझे पूरा पागलपन में भागना पड़ेगा। और वह बहुत ही स्पीड में भागने लगता है। फिर वह एक जगह रुकता है और कहता है, मैं अभी भी उसके इलाके से बाहर नहीं निकल पाया। क्या यह उतना दूर है जितना मैं भाग सकता था? वह देखता है कि सारी जगह डेमोनिक एनर्जी से भर गई है। वह कुछ महसूस करता है और अपना हाथ अपनी तलवार पर रख लेता है। तभी वहां नाहो आ जाता है और वह हेलमेट को कहता है, मुझे पता था कि तुम मेरे इलाके में वापस आओगे, जल्दी या फिर थोड़ी देर में। तुम एक मेहमान हो जिसका मैंने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। हेलमेट कहता है, तब मुझे लगता है मैं तुम्हें मारने के बाद जा सकता हूँ। नाहो हंसता है और कहता है, हाँ, तुम लास्ट टाइम के मुकाबले बहुत बहादुर हो गए हो। नाजुक इंसान, तुम इतने छोटे से शरीर के साथ क्या कर सकते हो? विरोध करना बेकार है, जल्दी करो और मेरे पेट में चले जाओ। वह उससे खाने के लिए हेलमेट पर हमला कर देता है, पर हेलमेट डोज करके उससे बच जाता है। तभी चारों तरफ धूल फैल जाता है और हेलमेट को वह कहीं दिखाई नहीं देता। हेलमेट कहता है, मुझे उसे ढूंढना होगा। पर तभी उसे आवाज सुनाई देती है, उसे डोज करके बहुत अच्छा किया बच्चे। तभी उसे पता चलता है कि नाहो ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। संघर्ष करने की कोशिश करते रहो। नाहो हेलमेट पर अपना प्रेशर डालता है, लेकिन वह शांत रहने की कोशिश करता है, सोचते हुए कि उसका अपोनेंट स्ट्रोंग है, पर एक मौका जरूर आएगा। मन में कहता है, मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं घूमने वाला नाहो। और नाहो एक अटैक हेलमेट पर करता है, पर हेलमेट उसी समय अपना मौका देखता है और उसे डोज करके उसके सिर पर एक लात मारता है और उसके गर्दन पर चढ़कर भागने लगता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। सोचता है कि उसकी डेमोनिक एनर्जी कितनी भी स्ट्रोंग क्यों ना हो, वहां एक जगह जरूर होगा जहां मेरा वॉइस उसे काट सकता है। और वह उसके आंख को अपना निशाना बनाता है, जिससे वह एक स्विंग में काट देता है। वह सोचता है कि मैं कुछ समय निकालने में कामयाब हो गया हूँ, पर यह बहुत अच्छा होता
अगर मैं उसे हरा पाता, लेकिन मैं अभी अपने स्किल लेवल के हिसाब से केवल इतना ही कर सकता हूँ। मैंने बहुत ज्यादा वॉइस इस्तेमाल कर लिया है। अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं मर सकता हूँ। और वह वहां से भागने लगता है। यहाँ नाहो का एक सिर दर्द में चिल्लाने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। और हेलमेट यहाँ से बचने के लिए भाग रहा होता है। और तभी हेलमेट को कुछ आवाज सुनाई देती है, जहाँ नाहो का दूसरा सिर पहले वाले सिर को काट कर खा जाता है, यह कहते हुए कि तुम कमीने सिर, तुम इतना छोटा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हेलमेट उसे मुड़कर देखता है और डर जाता है। अब नाहो कहता है, मैंने बेकार हिस्से से छुटकारा पा लिया है, अब मैं तुम्हें भी रास्ते से हटा दूंगा। और उस पर हमला कर देता है। पर हेलमेट उसे अपने तलवार से बड़े मुश्किल से रोक पाता है, लेकिन नाहो उसे अपने पूंछ से मारकर दूर फेंक देता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। पर वह एक पेड़ के पीछे छुपने में कामयाब हो जाता है। नाहो यहाँ उसे ढूंढने लगता है। हेलमेट कहता है कि मैं जानता था वह ताकतवर है, लेकिन सच में मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं है। अब मैं इस पॉइंट पर इतना ही कर सकता हूँ कि बस उसकी आंख फोड़ पाऊं। कम से कम मैं कुछ समय निकालने में कामयाब हो पाया। यह मेरा आखिरी मौका है, मुझे जल्दी करना होगा। तभी उसे बहुत सारी डेमोनिक एनर्जी महसूस होती है और नाहो उसे ढूंढ लेता है और कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया गंदे बच्चे। क्या तुम्हें लगा तुम इस जंगल में मेरे से छिप सकते हो? और वह अपना मुंह खोलकर हेलमेट पर झपटता है। हेलमेट सोचता है, मैं ऐसे नहीं मर सकता, और अपने तलवार पूरी ताकत से घुमाने के लिए पकड़ लेता है। पर तभी उसके आगे एल्गा आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बहुत लंबे समय से नहीं मिले ना हो। तभी हेलमेट कहता है, एल्गा? और एल्गा कहती है, मुझे खुशी है कि तुम बच गए, बहुत अच्छा किया तुमने, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। और हेलमेट कहता है, रुको, मैं भी मदद करूंगा। पर एल्गा कहती है, जाओ, तुम्हारे पास कुछ बहुत ही जरूरी है करने को, है ना? जाओ और उसे ढूंढो जल्दी, अपनी आजादी। हेलमेट वहां हैरानी से खड़ा रहता है, पर एल्गा कहती है, मेरी मेहनत को बर्बाद मत करो, अब जाओ। और वह उसका वहां से हर चीज के लिए धन्यवाद बोलकर अपने मंजिल की तरफ दौड़ने लगता है। नाहो गुस्से में चिल्लाता है, गंदी सी बिल्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे ही इलाके में रोकने की? एल्गा कहती है, तुम्हें रोकना? मैं तो बस वह कर रही हूँ जो मुझे करने की जरूरत है। तो नाहो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी दोस्ती तो दिल को छू लेने वाली है, घिनौनी प्रजाति। मुझे सच में तुम्हारा धन्यवाद करना है, जो तुम खुद ही मेरे पास आ गई। मैं तुम्हें मार डालूंगा और उस बदमाश को खा जाऊंगा। तब एल्गा कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम वह केवल एक सिर के साथ पा सकती हो, जो तुम्हें दो सिर होने पे भी नहीं मिल सका? चलो तुम्हें इसकी कोशिश करते हुए देखते हैं। और वह दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दिन का सीन देखते हैं, जहाँ हेलमेट अपनी तलवार स्विंग करते हुए कहता है, क्या आखिरकार यह खत्म हुआ? वह एल्गा का इलाका पार करने के बाद कई दिनों से भाग रहा है और अभी तक वह अपने रास्ते में आने वाले सभी डेमोनिक बीस्ट को मारता आ रहा है। अभी तक वह बहुत सारे बीस्ट को मार चुका है। और हेलमेट कहता है, लेकिन तब तक जब तक ये सारे नाहों के लेवल पर नहीं है, मैं इन्हें आसानी से बिना परेशानी के मार सकता हूँ। हेलमेट सोचता है, अगर मैं एल्गा और डेरन से नहीं मिला होता तो मैं इस जगह पर जीने लायक नहीं होता। मेरे पास केवल एक ही मौका है एल्गा और डेरन के लिए, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया है। मुझे जरूर इस जंगल से बाहर निकलना होगा। अभी वह एक बहुत बड़े वाटरफॉल के सामने खड़ा होता है और कहता है, यह जगह एल्गा के इलाके से अलग है। मुझे यहाँ लगभग कोई भी डेमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। सीड ऑफ डार्कनेस प्रतिक्रिया कर रहा है। क्या यह डिवाइन वेरियर से प्रतिक्रिया कर रहा है? और वह उसे वॉइस से कवर करते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि मैंने वॉइस से इसे ढक रखा था, नहीं तो मैं अभी तक बहुत परेशानी में पड़ गया होता। तभी हेलमेट के हाथ पर एक पंख गिरता है। फिर उसे एक बहुत बड़ा फिनिक्स दिखाई देता है। वह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, एक इंसान का बच्चा, तुम्हारा मेरे इलाके में क्या काम है? तब हेलमेट सोचता है, अरे यार, मुझे पता था, उस काले जादूगर ने मुझे इसके बारे में बहुत आसानी से बता दिया था। यह सोचा नहीं जा सकता था कि यहाँ डिवाइन बैरियर के इतने पास एक डेमोनिक बीस्ट था। वह बीस्ट कहता है, मेरा नाम ग्रेल है, तुम्हारा नाम क्या है? हेलमेट सोचता है, यह नाम मैंने पहले भी सुन रखा है। और वह उसे अपना नाम बताता है, मैं हेलमेट हूँ। तभी उसे याद आता है, दक्षिण का रूलर ग्रेल। एल्गा ने मुझे कहा था
ग्रेल बहुत ही ज्यादा क्यूरियस बीस्ट है। तभी ग्रेल बोलता है, मुझे तुम्हारे से कुछ जानी पहचानी महक आ रही है। यह खून की हल्की गंध है, लेकिन मैं यह गंध कभी नहीं भूल सकता। हाँ ना हो, हाँ ना हो की खुशबू तुम पर लगी हुई है, और एक और खुशबू तुम पर है जो तुम्हारे साथ काफी समय से है। और वह पूछता है, क्या यह एल्गा है? दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। तब वो पूछता है, बच्चे तुम किससे संबंध रखते हो, एल्गा या नाहो से? हेलमेट कहता है, मैं एल्गा से संबंध रखता हूँ। ग्रेल कहता है, ऐसा है? इसका मतलब है तुम एल्गा के रिश्तेदार हो। क्या एल्गा ने मेरे इलाके में घुसपैठ की है? हेलमेट कहता है, मैं एल्गा के आदेश पर यहाँ नहीं आया हूँ, मेरे पास मेरी अपनी वजह है। और ग्रेल कहता है, क्या यहाँ से मुझे तुम्हें जाने देने के लिए कोई वजह है? चलो फिर इसे सुनते हैं। और हेलमेट बोलता है, मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वह तुम्हारे लिए कुछ मतलब रख सकता है। ग्रेल कहता है, मेरे लिए? हेलमेट कहता है, हाँ, यह तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मौका है अपनी उत्सुकता को शांत करने का, क्योंकि मैं वो पहला इंसान बनने जा रहा हूँ जो बैरियर को पार करेगा और इस रूट के जंगल से बाहर जाएगा। ग्रेल यह सुनकर जोर से हंसता है, हा 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 हा। कमजोर इंसानी बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? वह अंधकार का बीज तुम्हारे अंदर से मुझे कह रहा है कि तुम एक डेमोनिक बीस्ट जैसे ही हो। हेलमेट कहता है, तब मुझे इसकी कोशिश करने दो, क्योंकि मैं ही केवल एक ऐसा इंसान बनूंगा जो यहाँ आया था और उस डिवाइन बैरियर को पार करने की कोशिश करा था। ग्रेल कहता है, तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं एक इंसानी शिकार जो मैंने एक समय से नहीं देखा डिवाइन बैरियर से जल जाने दूं? यह तो सच में एक बर्बादी होगी। फिर हेलमेट उसे कहता है, यहाँ हमेशा इस जंगल में इंसान छोड़े जाते रहेंगे, लेकिन वह अकेला इंसान जो इस बैरियर को पार कर सकेगा वह मैं होऊंगा। तब ग्रेल कुछ सोचता है और हेलमेट को अपना सिर घुमा घुमा कर देखता है। फिर कहता है, चलो ठीक है, तुम बहुत चालाक हो। जैसा कि तुमने कहा, मैं तुम्हें ऐसा करते हुए देखना चाहता हूँ। यह सच है कि तुम ही केवल वह इंसान बनोगे जो इतना ज्यादा मूर्ख है कि जिसने इस जंगल से बाहर जाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। और कहता है, जबकि इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम जियो या मरो। अगर तुम सफल होते हो तो तुम वह पहले इंसान बन जाओगे जो इस जंगल से बाहर जाने में सफल हो गया, है ना? हेलमेट कहता है, हाँ, और वह तुम पहला डेमोनिक बीस्ट बनोगे जो ऐसा होते हुए देखेगा। ग्रेल कहता है, तुम मेरी दिलचस्पी बढ़ा रहे हो। चलो ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम इस जगह से बाहर निकल सकते हो। जब तक तुम डिवाइन बैरियर तक पहुंच नहीं जाते, मैं अपने शक्तियों से तुम्हें बचाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम मुझे अपना आखिरी शब्द बता दो। अगर हम कभी मिलेंगे तो मैं यह एल्गा को बता दूंगा। हेलमेट कहता है, तब तुम एल्गा को कहना कि मैं बच गया और इस जंगल से बाहर निकल गया। ग्रिल कहता है, इसका मतलब है कि फर्क नहीं पड़ता अंजाम क्या है। ठीक है, मैं एल्गा से बिल्कुल वही कहूंगा, एल्गा के स्पेशल बच्चे। और वह अपनी शक्तियों से उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। हेलमेट सोचता है, यही मेरा आखिरी मौका है, और पानी में कूद जाता है। पानी का करंट उसे पीछे ढकेलता है, लेकिन वह सोचता है, मुझे आगे बढ़ना होगा इस रूट के जंगल के पार। हेलमेट सोचता है, डिवाइनिटी, पवित्रता की शक्ति जो इंसानों को बचाती है और अशुद्धता को स्वीकार नहीं करती, वह शक्ति मेरे आर पार हो रही है। मैंने ऐसा दर्द कभी महसूस नहीं किया। मैं अपना होश संभाले नहीं रख सकता। डेमोनिक बीस्ट के लिए मैं एक इंसान हूँ, लेकिन इंसानों के लिए मैं एक डेमोनिक बीस्ट बन गया हूँ। आखिरकार मुझे कहाँ जाना चाहिए? अगले सीन में हम एक लकड़ी के कैरेज को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग भी होते हैं, और कोई कह रहा होता है, अरे तन्या, यह तो रूट के जंगल के पास है, हम एक ऐसी जगह पर क्यों आराम कर रहे हैं? तभी एक टोपी वाला लड़का बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि हम आराम करने के बाद ही आगे जा सकते हैं? अगर थकने के बाद हमारा सामना किसी डेमोनिक बीस्ट से होता है तो यहाँ तक कि तुम्हारे जैसे रैंक 4 के मशीनरी को भी लड़ाई में शामिल होना पड़ सकता है। इतना सुनकर वह लड़का बहुत डर जाता है और टोपी वाला लड़का बोलता है, शिकायत करना बंद करो और जाकर थोड़ा पानी लाओ। वो लड़का बोलता है, भाड़ में जाए, अब तो अंधेरा भी हो रहा है। यह सुनकर वह टोपी वाला लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे एक जोर की लात मारता है, जिसके बाद वह लड़का भागते हुए पानी लाने जाने लगता है।
वह नदी के पास पहुंचते हुए कहता है, मुझे एक बुरी फीलिंग आ रही है, चलो जल्दी से थोड़ा पानी भर लेता हूँ और वापस जाता हूँ। तभी उसे पानी भरते हुए बाल दिखाई देता है और वह सोचता है कि यह क्या है, यहाँ इस नदी में समुद्री शैवाल क्यों है। तभी उसे हेलमेट बेहोश हालत में दिखाई देता है और वह बहुत ज्यादा डरकर बहुत तेज चिल्लाता है और भागते हुए उन लोगों के पास वापस आ जाता है। तभी एक आदमी उससे पूछता है, क्या तुमने भूत देखा? और वह घबराहट में चिल्लाता हुआ कहता है, वहां नदी के पास एक डेड बॉडी है। तभी सब आपस में बातें करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी जगह पर एक डेड बॉडी हो। वह बहुत ही डरपोक है, लगता है इसने किसी लकड़ी के लट्ठे को गलत देख लिया है। और हमें यहाँ पता चलता है कि यह टोपी पहनने वाली वास्तव में एक लड़की है जिसका नाम तन्या है। और वह पूछती है, तुमने उसे कहाँ देखा? मैं जाकर एक बार देखती हूँ। और वह कांपता हुआ एक दिशा में उंगली दिखाकर कहता है, उधर। अब भाई ये बेचारा यहाँ पर फिर से एक लात खाता है। और तन्या कहती है, बस उंगली मत दिखाओ, चलकर मुझे रास्ता दिखाओ, तुम्हें चलकर पानी की बाल्टी भी वापस लानी है। और वह जाते हुए कहता है, मुझे याद है वह यहीं कहीं था। तन्या कहती है, अगर तुमने गलत देखा होगा तो मैं तुम्हें वहीं मार डालूंगी। तब वह कहता है, नहीं, मैं कसम खाता हूँ। तभी उन्हें आगे हेलमेट का सिर दिखता है। फिर वह उसके पास जाकर देखते हैं और तन्या कहती है, क्या यह सच में एक डेड बॉडी है? तभी वह उसे कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा था, मैं सच बोल रहा था। अब जल्दी से वापस चलो, मैं अब इसे और नहीं देखना चाहता। तभी तन्या कुछ नोटिस करती है और कहती है, रुको। और वह हेलमेट को सांस लेते हुए महसूस करती है और वह कहती है, फिर जल्दी इधर आओ। और वह रोने लगता है। तन्या हेलमेट को उठाती है और कहती है, यह मरा नहीं है, यह अभी भी जिंदा है। इसके बाद हेलमेट धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, फिर बोलता है, वह जाग गया। तन्या कहती है, तुम्हें कैसा लग रहा है? फिर हेलमेट सोचता है, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं रूट के जंगल से बाहर बच के निकल आया? तन्या कहती है, परेशान मत हो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। वह हेलमेट को अपने कैंप पर ले आए होते हैं और उसके चोटों को भी बैंडेज कर देते हैं। तन्या कहती है, ये आदमी पानी लेने गया था और तुम्हारे बालों को देखकर चिल्लाया, तो मुझे लगा तुम मर गए हो। लेकिन राहत की बात है कि तुम ठीक हो। तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है, हेलमेट, और मुझे कुछ याद नहीं है। तन्या कहती है, सच में? यह तो एक चिंता का विषय है। तुम घायल तो नहीं दिख रहे। हो सकता है तुम्हारा सिर कहीं लगा हो या फिर कुछ और। जो भी हो, मेरा नाम तन्या है। मैं पेस मशीनरी ग्रुप की 3rd रैंक की मशीनरी हूँ। और वह उससे हाथ मिलाता हुए सोचता है, मेरे अलावा मेरे ही जैसा एक और इंसान। तन्या पूछती है, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? हेलमेट कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। यह खतरनाक जंगल है। क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम कहाँ बेहोश हुए थे? यह तो गंभीर बात है। क्या तुम्हें कुछ भी याद है? हेलमेट कहता है, मेरा नाम, और मैं तलवार चलाना जानता हूँ। तब तन्या कहती है, तुम्हें तलवार चलाना आता है? यह तो अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि तुम शारीरिक तौर पे ठीक हो, बस तुम्हें एक डॉक्टर को अपना दिमाग दिखाने की जरूरत है। जब तक तुम खुद से नहीं चलने लगते, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो मेरे पे भरोसा रखो। अब से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। और वह उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ हेलमेट एक पत्थर पर बैठा हुआ होता है और सोचता है, मैं मुश्किल से बच पाया हूँ, पर मुझे पूरी तरीके से ठीक होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। अभी के लिए मैं उससे भी ज्यादा बुरी हालत में हूँ। जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग चालू किया था, मुझे लगा अंधकार का बीज गायब हो जाएगा, लेकिन यह अभी भी यहाँ है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पहले ही मर गया होता। हालांकि मैं अब इंसानी दुनिया में हूँ, मैं उन्हें पता नहीं चलने दे सकता कि मेरे पास अंधकार का बीज है। तो मैं याददाश्त खोने का नाटक करूंगा और मुझे इसके मालिक को भी ढूंढना है। जल्दी नहीं करते हैं और इसे आराम से करता हूँ। अभी मैंने केवल पहला कदम बढ़ाया है। अब हम मशीनरी ग्रुप का सीन देखते हैं, जहाँ सारे मशीनरी आश्चर्यचकित हो रहे होते हैं। वो, क्या वह कल वाला दुबला पतला लड़का है? वह बस फिन के साथ नहाने गया था, अब वह पूरी तरीके से अलग इंसान लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई आदमी बस नहाने से इतना कैसे बदल सकता है? तभी एक आदमी कहता है, असंभव, क्या वह एक नोबल है? भाई यहाँ पर हेलमेट को इतना अटेंशन पाते देखकर फिन अपना मुंह बना रहा होता है और कहता है, यह कितना दिलचस्प है। जब मैंने तुम्हें पानी में पाया था, तुम एक लाश लग रहे थे। तभी एक आदमी पूछता है, क्या तुम एक नोबल हो या फिर किसी अमीर परिवार के बच्चे हो? पर हेलमेट कहता है,
मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें बताया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी तन्या आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, किसे परवाह है यह कौन है, अभी के लिए यह हमारे मशीनरी ग्रुप का एक नया आदमी है। और यहाँ पर फिन उसे पीछे से देखते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक से सोई थी तन्या? वह कहती है हाँ, और हेलमेट से पूछती है, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम फ्रेश होने के बाद काफी बेहतर लग रहे हो। और वहां फिन चिढ़ते हुए बोलता है, अरे वाह, उसे सुंदर देखकर तुम कितनी अच्छी हो गई हो। भाई सच में। अब बेचारे को यहाँ पर मुंह पर एक जोर का घुसा पड़ता है और कहती है, चुप रहो और जाओ यहाँ से, चलने की तैयारी में मदद करो। बेचारा यहाँ पर मुंह के बल जमीन पर गिरा पड़ा होता है। वह हेलमेट को बताती है कि हम 4 दिनों में एक गांव पहुंचेंगे, तो तब तक तुम हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहो। जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें एक डॉक्टर से मिलवा दूंगी। वह कहता है, ठीक है तन्या, और वह खुशी से उसका सिर सहलाते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छा उत्तर देते हो, बहुत अच्छे। वह फिर सबको वहां से चलने के लिए आदेश देती है और इस तरह से वह अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं।